हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस में। तो आज हम फिर लेकर आए नेक्स्ट वीडियो क्लास 10 से केमिस्ट्री अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। ये भी एक नोट्स वीडियो है और इसमें इंटरनल एक्सटर्नल सारा कुछ इंक्लूड होगा। और मैंने जो ये नोट्स बनाया है एक बेटर नोट्स बनाया है, सबसे अच्छा नोट्स बनाया है। फिर भी मैं जितना भी हो सका मैंने इसमें सारा कुछ इंक्लूड किया है, क्वेश्चन आंसर और जो भी है चैप्टर का थ्योरी सारा कुछ इंक्लूड किया गया है। तो चलिए, अब ये सिर्फ नोट्स वीडियो रहेगा, जो इसमें लिखा हुआ उसको मैं समझाऊंगा, ठीक है, पढ़ के बताऊंगा बस, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बात चलती है कि कार्बन के बारे में, क्योंकि कार्बन को अगर देखा जाए तो एक बहुत ही क्या है, बोल सकते इसके बारे में पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। अगर बोला जाए आगे आप क्लास में जाएंगे कार्बन का एक अलग बुक ही देखने को मिलेगा। तो इस वजह से हम लोग जो है कार्बन का एक अलग सेपरेट जो है चैप्टर को लेकर पढ़ते हैं क्लास 10th में। तो चलिए कार्बन के बारे में हम जानते हैं कार्बन होता क्या है। तो कार्बन और धातु है। पहला नंबर क्या है, कार्बन तो एक धातु है और इसका जो सिंबल होता है वो सी होता है, सी फॉर कार्बन। दूसरा होता है सर्वतोमुखी तत्व। कार्बन भूपर्टी में खनिजों के रूप में 0.2% तथा वायुमंडल में CO2 के रूप में 0.03%, ठीक है। यानी सिंपल से बात जान लो, धरती पर 0.02% और धरती के नीचे 0.03 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है उसी के रूप में उपस्थित होता है। सभी पौधों एवं जंतुओं का शरीर जो होता है कार्बन तथा खनिज से बना होता है। यानी कि अगर बात किया जाए कुछ भी हो, जैसे पेपर होता है उसको अगर जला दे तो देखो कार्बन का एक ही निशानी है कि वो काला पड़ जाता है। तो देखो शरीर भी हमारे पास क्या होता है, जब मर जाते हैं तो आदमी धीरे धीरे उसका बॉडी क्या होता है, काला हो जाता है। तो इससे यही मालूम पड़ता है कि हमारा जो शरीर जो है या फिर कोई भी है, हर चीज़ में कार्बन मौजूद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा होता है कार्बन में सहसंयोजी आबंध। यानी सिंपल सा बात कर लो, इसका जो सहसंयोजी आबंध जो होता है वो कितना होता है। तो अगर कार्बन की परमाणु संख्या की बात करें तो वह 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो वो होता है 24 होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमारे देखने को मिल रहा है। तो एक बात यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कार्बन जो है, कार्बन के पास जो है बाह्यतम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है। तो ये प्रश्न उठता है कि यह जो होता है कार्बन उत्कृष्ट गैस कैसे प्राप्त करता है, ये अपने आप को अष्टक कैसे बनाता है। तो यही इसी के बारे में हमको जानना होगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से क्यों नहीं लेता है और किसी को 4 इलेक्ट्रॉन क्यों मतलब जो होता है नहीं दे सकता है। तो दोनों केस में यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कार्बन जो है चतुसंयोगी है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C+4 धनायन बना सकता है तथा 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन भी बना सकता है, लेकिन 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। यह 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, साझेदारी करके सहसंयोजी बंध बनाता है, साझा करता है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो यहीं पर बात आ गया, आपको सारा पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए एक और बात है, इसका एक पॉइंट और है, एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो क्या बताएगा, एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी। सिंपल सा ऐसा बात होता है जैसे कि हमारे पास जहाँ पर ये मान लो ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो इसके पास 1 2 3 4 है और इसके पास भी 1 2 3 4 है। तो ये क्या करेगा, साझेदारी करता है, ठीक है। किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। इसका अच्छा साझेदारी होता है। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लाता है, इसको साझा बना लेता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से हम क्या, ये आपस में इलेक्ट्रॉन करके साझा बना लेता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है साझा करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को आपस में क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो इस तरह से बोला जाता है कि जैसे कोई होटल जाते हैं, होटल में क्या होता है, दोस्त आपका है तो आप क्या करते हैं, साझा करते हैं। मान लीजिए 100 रुपया का आपका बिल आया तो 50-50 रुपया दे के आप क्या कर लिए, हमने साझा करके वो उस चीज़ को डील कर दिया। अगला पॉइंट आता है कार्बन के अतिरिक्त
परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। देखिए जैसे साझा करके जो आबंध बनाता है, हाइड्रोजन के पास हम केस देखते हैं तो हाइड्रोजन क्या कहता है, 2 भाई हाइड्रोजन आएगा और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हम जानते हैं इनर्ट गैस यानी उत्कृष्ट गैस होता है 2, 8, 18, यानी कि जिसके बाह्यतम कोश में 2, 8, 18 हो, यानी कि बाह्यतम कोश में कितना होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में मिल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी साझेदारी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हो गया। ठीक है, तो एच जो बन गया साझेदारी करके कौन बना लिया, सहसंयोजी बंध बना लिया। ठीक है, उसी प्रकार हम ऑक्सीजन में भी देखते हैं तो इसके पास जो होता है 2-2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझेदारी करता है। तो इस तरह से हम देख सकता है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये आपस में साझेदारी इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड बना लिया। तो ट्रिपल बॉन्ड का केस सही हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा, आपस में साझेदारी कर लिया, तो इस तरह से ये क्या हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है सहसंयोजी यौगिक के भौतिक गुण। अब बना तो लिया, इसका कुछ फिजिकल जो होता है प्रॉपर्टी क्या होता है ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये आता है कि सहसंयोजी यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। इसका गलनांक और क्वथनांक जो होता है बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच अंतराण्विक बल बहुत कम होते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच कोई आवेशित कण नहीं होते। ठीक है, ये आपका 2 पॉइंट था सहसंयोजी यौगिक के गुण था। अब यहाँ पर आता है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, तो ध्यान देना, तो यह जो होता है प्रकृति में कैसे रूप में पाया जाता है, तो सिंपल सा पहला बात है श्रृंखलन यानी कि चेन के रूप में रहता है। ठीक है, कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय मतलब रिंग वाला। ठीक है, शाखित मतलब ब्रांच से निकला हुआ। देखो हम बता रहे किस तरह से शाखित रहता है, इस तरह से, जैसे कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, तो ये बीच में इस तरह से शाखा निकल जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, ये ब्रांच में क्या शाखित हो गया। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में आबंध है। ठीक है, चलिए आगे हमारे पास है आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित और वलय संरचना वाले यौगिक का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल द्वियात्री आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से यानी कि सिंगल यानी एकल, द्वि और त्रिबंध से जुड़ा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है, अगला जो होता है चतुस्संयोजकता, यानी कि कार्बन परमाणुओं की संयोजकता 4 है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एवं संयोजी परमाणु O2, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बनाते हैं। अगले हमारे पास पॉइंट आता है संतृप्त और असंतृप्त यौगिक क्या होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को हम जनरली 2 भागों में बांटते हैं, पहला होता है संतृप्त, दूसरा होता है असंतृप्त। कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होगा जिसको बोलते हैं एल्केन बोलते हैं, और एल्केन का फॉर्मूला आता है CnH2n+2। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव व्यू से भी पूछा जाता है। और संतृप्त में देखा जाए तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एल्कीन और एल्काइन, CnH2n फार्मूला है, इधर है CnH2n-2। ठीक है, अब ध्यान देना, अब इसमें मेन चीज होता है जिससे हम IUPAC नेम लिखना है, तो पहला IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। तो इसको ये IUPAC का फुल फॉर्म है। देखो कार्बन के बीच में अगर कार्बन एक कार्बन है तो उसको बोलते हैं मिथ, 2 कार्बन हो गया तो इथ, 3 कार्बन हो, 1 2 3 आपस में 3 कार्बन से जुड़ा हो उसको बोलते हैं प्रोप। उसी तरह 4 के लिए ब्यूट, पेंट 5 के लिए, हेक्स 6 कार्बन के लिए, हेप्ट 7 के लिए, ऑक्ट 8 कार्बन के लिए, 9 कार्बन के लिए, और डेक 10 कार्बन, यानी 10 कार्बन आपस में इस तरह से आपस में 10 कार्बन जुड़ा रहेगा तो उसको डेक कहेंगे। तो देखो अब इसमें तो सिंपल सा मान लेते हैं अणुसूत्र। देखो अणुसूत्र
जो होता है, मान लो ये C6H12 है, इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? संरचना सूत्र क्या होता है? एग्जाम में पूछ देता है, अनुसूत्र दे रहेगा या संरचना थे। तो एक चीज याद रखना, कार्बन का 4 गो संयोजकता होता है। कितना होता है? 4 गो। तो इस तरह देखना 1 2 3 4 गो है कि नहीं, ठीक है। तो सबको गिनना होता है। देखो 1 2 3 4 बना लिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। सब 4 बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अब देखो C6, देखो 1 2 3 4 5 6 को पुर गया। अब ध्यान दो, अब हाइड्रोजन की बारी। हाइड्रोजन कितना है? 14। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12, 13 और 13 14 पुर गया। इस तरह से हम इसका संरचना सूत्र को लिखते हैं। उसी प्रकार आईपीसी नेम इसका नाम हो जाएगा। तो आईपीसी नेम लिखना बहुत सिंपल सा है। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, और क्या कार्बन 1 2 3 4 5 6 गो है तो 6 के लिए हेक्स होता है जितना कार्बन, और उसके साथ सिंगल बॉन्ड है यानी कि एकल बंध है तो उसके साथ ANE जोड़ देंगे। बहुत सिंपल होता है। मान लो अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर चलिए यहाँ पर मिस्टेक है, इसलिए यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन की कमी रहेगा, यानी कि फार्मूला जो यहाँ पर बना हुआ है ये सही है, यानी कि ये C6H10 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? C6H10। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाए? 2 पर देखो जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक होता है वहीं से हम नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, इसलिए पेंट 5 को कार्बन है तो पेंट 2 इन हो जाएगा। डबल बॉन्ड होने के कारण इन लगेगा। क्या लगेगा? इन लगेगा, ठीक है। चलिए, तो फार्मूला यहाँ पर हमारे पास मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 10 कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। 11 नहीं होगा, 10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है C5H8। C5H8 देखो, इसमें ट्रिपल बॉन्ड का खेल है। तो संरचना सूत्र क्या हो जाएगा? देखो संरचना सूत्र हमारा हो जाएगा, कार्बन पहले 5 को जोड़ दो, 1 2 3 4 5, कितना हो गया? 5 हो गया। अब देखो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गया, इसलिए पेन 2 वाइन हो जाएगा। 2 नंबर पर है, इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5, तो पेंट 2 वाइन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा आता है, अगर फंक्शनल ग्रुप रहे तो देखो फंक्शनल ग्रुप में होता है, पहला होता है कार्बोनिक अम्ल। देखो इस थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, हम समझ रहे हैं आपकी बात को, लेकिन यहाँ जो है क्लास जब आप करेंगे, यानी कि हम इसका जो क्लास लगवाएंगे स्पेशल हम बना देंगे आईपीसी नेम से रिलेटेड, तो आप ध्यान रखना इसमें होता क्या है कि आपको इसमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली ये मैथ की तरह हो जाता है। एक नोट्स वीडियो तरह नहीं प्रोवाइड करवाया जा सकता है, लेकिन हम इसके अंदर डाल दें क्योंकि ये इसी का पार्ट है, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड यानी कि इसका सफिक्स होता है, यानी कि बाद में जो लगता है तो OIC ओइक एसिड होता है, ठीक है। ओइक अम्ल जिसको बोलते हैं हिंदी में ओइक अम्ल। देखो पहचान जो होगा कुछ इस तरह COOH होगा या ये इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो इसका नाम लिखा जाता है एल्केन प्लस ओइक एसिड, तो एल्केनोइक एसिड हो जाता है, ठीक है। इस तरह से इसका नाम करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया होता है। देखो यहाँ पर नाम क्या होगा, इधर जहाँ से फंक्शनल ग्रुप होगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आईपीसी नेम। 4 गो है तो ब्यूट कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो AN लगेगा, और आईपीसी नेम क्या है? ओइक एसिड, तो ओइक एसिड, ठीक है। तो ये हमारा नाम हो गया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास अगला क्वेश्चन ये कुछ तरह इस तरह से दिया रहेगा। देखो तो इसका जो हो जाएगा ब्यूट 2 in 1 ओइक एसिड हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब देखो अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल का जो पहचान होता है सफिक्स OL लगता है, पहचान है OH, तो इसमें एल्केन प्लस OL लगेगा तो एल्केनॉल लग जाएगा, ठीक है। इसका जो है CH3 C2OH है, ये हमारे पास दिया हुआ है, इसका इस नाम होगा 1 2, तो 2 को कार्बन इसलिए इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारे पास है, अगला है ये रहा, तो CH3 CH पर ब्रांच लगा हुआ है OH CH एंड डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें ब्यूट 3 ENE लग जाएगा। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से होगा, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड CHO है, इसका पहचान क्या है? CHO। सफिक्स हो जाता है AL, तो पहचान CHO, तो ये हो जाएगा एल्क प्लस बॉन्ड प्लस AL, तो एल्केनल हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, तो ब्यूट 2 in 1 ऑल होगा, ठीक है।
अगला हमारे पास है कीटोन। तो कीटोन के लिए हमारे पास जो है ऑन लगता है। क्या लगता है? ऑन। जैसे यहाँ पर ध्यान देना RCOR है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, पहचान बोल सकते हैं। तो इसका नाम देखो कुछ इस तरह से होगा। देखो CH3 बीच में देखो इस तरह से सिंबल रहता है और CH3, तो हमारे पास हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑन हो जाए। 2 पर है, 1 2 पर है, इसलिए प्रोपेन 2 ऑन। उसी प्रकार हमारे पास यहाँ पर ये इसका नाम क्या हो जाएगा, ये देख लो 5 पर है तो इधर से नंबरिंग होगा, क्योंकि इधर से 1 2 3 पर हो रहा है। 1 2 3 इधर से हो रहा है 1 2 3, यहाँ से नज़दीक आ रहा है, इसलिए यहाँ से नंबरिंग होगा। तो 5 ब्रोमो हेक्सेन 3 ऑन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वह है कार्बन के अपर रूप। देखो उसके मतलब कि IPSC से रिलेटेड जो वीडियो हम सेपरेट डाल देंगे। हम समझ रहे हैं बात को, आपकी बात के समझ रहे हैं, उतना समझ में नहीं आ रहा होगा। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। कार्बन के अपर रूप की बात करें तो कार्बन का जो अपर रूप है ये 3 अपर रूप होते हैं, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन। तो अपर रूप पहले होता है क्या, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो कहा जाता है किसी तत्व के विभिन्न रूप जिनकी भौतिक गुण तो अलग अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, वे उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है इसके कार्बन की बात करें तो कार्बन के 3 अपर रूप है। तो पहला होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं से जुड़ा रहता है। ये षष्ठकोणीय वलय होता है। ग्रेफाइट छूने पर चिकना और मुलायम होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। इसमें दुर्बल वंडर वाल आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉन बनाने में किया जाता है तथा पेंसिल बनाने में किया जाता है। अब आता है हीरा की बात करते हैं। हीरा में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है। ये त्रिविमीय संरचना होती है। हीरा चमकीले और कठोर होता है। ये विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग आभूषण बनाने तथा किसी पदार्थ को काटने में किया जाता है, ठीक है। आगे हमारे पास है फ्लोरीन या बक मिनिस्टर फुलर कहा जाता है। तो फ्लोरीन में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 5 अन्य परमाणु से जुड़ा रहता है। इसकी संरचना फुटबॉल की भांति होती है। फ्लोरीन में 60 कार्बन परमाणु होते हैं। इसे बकमिंस्टर नामक एक अमेरिकी शिल्पकार द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है, इसलिए इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। अगले हमारे पास है संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन। तो देखो इसका होता है सीधी श्रृंखला होती है, शाखित श्रृंखला होती है और वलय श्रृंखला होती है। देखिए वलय कैसा है और ब्रांच वाला कैसा है और सीधी कैसी है। अब आता है यहाँ पर समावयव यानी आइसोमर क्या होता है। तो आइसोमर वही होता है कि आणविक यानी कि आणविक फार्मूला तो समान होता है लेकिन संरचना सूत्र अलग होता है। ऐसे यौगिक को संरचनात्मक समावयव कहते हैं। जैसे अणुसूत्र, देखो ये भी अणुसूत्र एक ही है, ये भी अणुसूत्र एक है। C4H10 है। देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। अब अगर हमारे पास आता है कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म? रासायनिक। पहला आता है दहन यानी कंबंशन, यानी कि कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में उष्मा और प्रकाश युक्त करते हैं। ये रिएक्शन है। CH4 ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2H2O उष्मा प्लस प्रकाश देगा। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। अगला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें कार्बन यौगिक ऑक्सीकारण तत्व की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेते हैं और दूसरे कार्बन यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। यह आपका रिएक्शन है। संकलन अभिक्रिया क्या होता है? संकलन अभिक्रिया असंतृप्त यौगिकों को संतृप्त यौगिक बनने के लिए परमाणु या परमाणुओं का समूह को असंतृप्त यौगिक में जोड़ा जाता है। इसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ जुड़ता है संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग सामान्यतः निकेल उत्प्रेरक के उपयोग से वनस्पति तेलों के वनस्पतिकरण में किया जाता है।
आगे होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? वे पदार्थ जो बिना अभिक्रिया को प्रभावित किए अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या घटा देता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन निकेल या प्लेडियम नामक उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है। वनस्पतिकरण अभिक्रिया और संतृप्त हाइड्रोकार्बन निकेल या प्लेडियम नामक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ता है और हाइड्रोकार्बन द्वारा ऐसी अभिक्रिया को वनस्पतिकरण अभिक्रिया कहते हैं। उद्योगों में इस अभिक्रिया का उपयोग वनस्पति तेलों का वनस्पतिकरण करने में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है रिएक्शन, यानी संतृप्त से असंतृप्त से संतृप्त बनाने के लिए, क्या चीज बनाने के लिए? असंतृप्त से संतृप्त बनाने के लिए किया जाता है। आगे हमारे पास है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संतृप्त यौगिकों में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को जब परमाणु या समूह उसे विस्थापित करता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4Cl, ठीक है, तो CH3Cl हो जाएगा, HCl हो जाता है, इसी को बोला जाता है। ठीक है, यह सन की उपस्थिति में होता है। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। तो एथेनॉल का भौतिक गुण क्या होता है? रंगहीन, गंध और जलने वाला स्वाद, गंध में घुलनशील होता है। वाष्पशील द्रव जिसका क्वथनांक 351 होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। एथेनॉल का रासायनिक गुणधर्म होता है सोडियम के साथ अभिक्रिया देखा जाए तो सोडियम के साथ, देखो ये फार्मूला है एथेनॉल का, और सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम एथॉक्साइड दिया जाता है। निर्जलीकरण क्या होता है? देखो H2SO4 में क्या करते हैं, इसको हम जैसे ही प्रवाहित करते हैं तो ये एथिन बना देता है, ये निर्जलीकरण हुआ। एथेनोइक अम्ल क्या होता है? एसिटिक अम्ल के भौतिक गुणधर्म बोल सकते हैं, एथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल के भौतिक गुण, रंगहीन, स्वाद में खट्टा, सिरके जैसी गंध होती है और क्वथनांक 391 केल्विन होता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, तो एस्टरीकरण में, तो एस्टरीकरण क्या होता है? एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होता है। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल जब ये दोनों अभिक्रिया करता है तो एस्टर बनाता है। ठीक है, तो मीठी फलों जैसी इसकी गंध होती है। ठीक है, एस्टर का, तो एस्टर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल के आपसी संयोग से बनने वाले यौगिक को एस्टर कहते हैं। ठीक है, तो साबुनीकरण एक क्या होता है? ध्यान देना, अम्ल क्षार की उपस्थिति में एस्टर से पुनः एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, क्योंकि एस्टर का उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। तो साबुनीकरण का अभिक्रिया देखो ये रहा। आगे होता है क्षारक के साथ अभिक्रिया, तो खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसी क्षारक से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनता है। तो CH3COH ये सोडियम एसीटेट बनाएगा। कार्बन तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया, एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं। CH3COH ये हमारे पास अभिक्रिया है। अगला हमारा आता है साबुन और अपमार्जक साबुन और अपमार्जक। तो साबुन क्या होता है? ध्यान देना, साबुन लंबी श्रृंखला वाली कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। ये एक लंबा श्रृंखला होता है, इसका फार्मूला देख लो। साबुन केवल मृदु जल में सफाई किया करते हैं। अपमार्जक क्या होता है? तो लंबी श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक कठोर एवं मृदु जल में सफाई किया करते हैं। यहाँ पर एक शब्द आता है मिसेल। तो मिसेल क्या होता है? ध्यान देना, जब साबुन की सतह पर होता है तब उनके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इनका आणविक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होता है, जो तेलीय मेल को अपने केंद्र में एकत्रित कर लेता है। ऐसा अणुओं का बड़ा समूह बनने के कारण होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। देखो इसका डायग्राम, ठीक है।
तो अगला आता है मिसेल की संरचना बनने के लिए साबुन के अणुओं में उनकी सिराओं का महत्वपूर्ण भूमिका। उनकी दो सिराएं होती है, जलरागी सिरा जिसको आयनिक भाग कहते हैं, और जल विरागी जिसको हम हाइड्रोफोबिक या लंबी हाइड्रोजन श्रृंखला कहते हैं। जलरागी श्रृंखला क्या होती है, जलरागी सिरा क्या होता है, साबुन के अणु के दो सिरों में से एक सिरा जो जल में घुलनशील होता है उसे जलरागी कहते हैं। जल विरागी सिरा किसे कहते हैं, साबुन के अणु का वह सिरा जो हाइड्रोकार्बन में अर्थात तेलीय मेल में विलय होता है जल विरागी सिरा कहलाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डायग्राम। तो जल के अणु जल विरागी होता है, ये वाला पार्ट जल विरागी होता है, ठीक है। अपमार्जक का उपयोग, तो अपमार्जक का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पादन में होता है। मिसेल का क्या गुण है, मिसेल के रूप में साबुन सफाई करने में सक्षम होता है। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में होता है। यह आयन विकर्षण के कारण अवक्षेपित नहीं होते हैं। साबुन का मिसेल मेल को पानी में घुलाने में मदद करता है। चलिए, ये था हमारे पास थ्योरी। अब हम नोट्स की ओर, थ्योरी नोट्स था, अब हम चैप्टर की इंटरनल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पेज नंबर 68 का पहला जो प्रश्न है, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो सिंपल सा है, तो कार्बन और यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में जो है, तो देखो ऑक्सीजन क्या गो है, ऑक्सीजन दो गो है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, ध्यान देना, तो दो इलेक्ट्रॉन तो साझा कर लिया यहाँ से, एक दो दो चार दो छः, यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका जो है संरचना सूत्र कुछ इस तरह से। अगला हमारे पास प्रश्न है, सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणुओं की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी, ठीक है। और कहता है कि संकेत में सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होंगे। देखो ये अंगूठी की तरह गोल एकदम बन गया है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं। तो पेंटेन के लिए देखो पहला तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, फिर हो जाएगा आइसोपेंटेन, लटका हुआ एक जो रहता है उसको आइसो कहते हैं, और नियोपेंटेन जो ऊपर नीचा रहेगा उसको नियो कहते हैं, ठीक है। तो 3 होता है। कार्बन के 2 गुण धर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई पड़ती है। तो पहला होता है श्रृंखलन, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्भुत क्षमता के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। इनमें कार्बन की लंबी श्रृंखला तथा कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला पाई जाती है। संयोजकता, दूसरा होता है संयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इससे कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ संयोजी तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। अगला आता है साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। साइक्लोपेंटेन तो 5 कार्बन होना चाहिए, इस तरह से ये रहा 5 गो, तो ये साइकिल के रूप में हो गया। तो इसका बिंदु संरचना कुछ इस तरह से होगा, 4 को सब में डाल दो, हो गया। अगला है निम्न यौगिक की संरचना चित्रित कीजिए। इथेनोइक, तो इथेनोइक ये रहा। ब्रोमोपेंटेन, तो ब्रोमोपेंटेन ये रहा। ये है ब्यूटेनॉन, तो ब्यूटेनियन का ये रहा। और हेक्सेनेल का ये रहा। अगला है निम्न यौगिक का नामकरण कैसे करेंगे। तो पहला है ये वाला, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोएथेन। दूसरा है ये, इसका नाम हो जाएगा एथेनल। और तीसरा हमारे पास है हेक्सासाइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है 79 पेज नंबर। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो जिन पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है ऐसे पदार्थों को ऑक्सीकरण कहते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में अल्कोहल को कार्बोनिक अम्ल में बदला जाता है, ठीक है। ये रहा हमारे पास अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन ब्लेंडिंग के रूप में किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है।
तो इसका आंसर है ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण से ऑक्सीएसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है, जो अत्यधिक ताप पर वेल्डिंग करने पर सक्षम है, परंतु वायु के मिश्रण से गैस उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए इनका मिश्रण उपयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है पेज नंबर 83, प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल एवं कार्बोनिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं? तो उत्तर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर दोनों में अंतर प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट अल्कोहल के साथ कोई क्रिया नहीं करते और ना ही गैस उत्पन्न होती है, परंतु एथेनोइक अम्ल अभिक्रिया करने पर CO2 गैस उत्सर्जित करती है। अगला है ऑक्सीकारक क्या है? वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने का कार्य करता है तथा किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, जैसे एल्कलाइन परमैंगनेट और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगला है पेज नंबर 85, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर अथवा नहीं है? तो डिटर्जेंट कठोर तथा मृदु जल दोनों के साथ बनता है, अतः हम डिटर्जेंट का उपयोग कर नहीं बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं। अगला प्रश्न, लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े को रगड़ते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उससे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है? तो उत्तर हो जाएगा, जब कपड़े पर साबुन लगाया जाता है तब साबुन तेलीय मेल के साथ मिलकर मिसेल का निर्माण करता है। मिसेल कोलाइडी के रूप में बने रहते हैं। कपड़े को रगड़ने, पीटने अथवा पत्थर मारने से साबुन कपड़े में समान रूप से फैल जाता है, जिससे मिसेल बनने में आसानी होती है, ताकि कपड़े में लगे दाग मिसेल मेल के साथ से अलग हो जाती है और कपड़ा साफ हो जाता है। अगला प्रश्न है अभ्यास वाला है। एथेन का आणविक सूत्र होता है, ठीक है, इसमें कौन हो जाएगा? एथेन हो जाएगा C2H4 यानी कि 7 संयोजन आबंध हो जाएगा। ब्यूटेन नॉन चतुर कार्बन यौगिक है, जिसका प्रकार्यात्मक समूह कीटोन है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की पतली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। पेज नंबर 87 में प्रश्न है CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सह संयोजन आबंध की प्रकृति समझाइए। CH3Cl में 3 एकल बंध कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणु के मध्य होता है और 1 एकल बंध कार्बन एवं क्लोरीन के मध्य होता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। समजातीय श्रेणी कार्बन यौगिकों का एक समूह जिसकी संरचना एवं रासायनिक सूत्र समरूप होते हैं तथा जिनके किन्हीं 2 साथ साथ वाले यौगिकों के आणविक सूत्रों में CH2 का अंतर होता है, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है। एल्केन में समजातीय मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, ये सब में हमें देखने को मिलेगा। आगे है भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आपस में कैसे अंतर करेंगे? तो एथेनॉल और एथेनोइक, इसमें शराब जैसी गंध होती है, इसमें सिरके जैसी गंध होती है। इसका स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद खट्टा नहीं होता है, इसका स्वाद खट्टा होता है। यह ज्वलनशील है या अज्वलनशील है। इसका क्वथनांक 78.2 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस है। रासायनिक गुणधर्म बोले, यह लिटमस के प्रति उदासीन है या नीले लिटमस को लाल कर देता है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। यह आपका अंतर था। अगला है जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होता है? प्रश्न उत्तर है, जब हम साबुन या किसी भी अपमार्जक को पानी में मिलाते हैं तो इनके अणु परस्पर एकत्रित होकर गुच्छों का रूप धारण कर लेता है, जिसे मिसेल कहते हैं। इसमें लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ एवं
ऋणात्मक सिर होता है। इस मिसेल में पूछे अंदर की ओर चिपकी रहती है एवं सिर बाहर की ओर इंगित करता है। हाइड्रोकार्बन जल विरोधी तथा सिर जलरागी स्वभाव का होता है। अगला है, इसी में नहीं, इथेनॉल जैसी दूसरे विलायकों में मिसेल का निर्माण नहीं होता है क्योंकि ये ध्रुवीय विलायक नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोग में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? तो कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों के दहन पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान होता है, इसलिए अधिकतर कार्यों के लिए कार्बन तथा इसके यौगिकों को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो कठोर जल में Ca2+ तथा मैग्नीशियम Mg2 आयन देता है। यह आयन साबुन के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम एवं मैग्नीशियम लवण बना देते हैं जो अघुलनशील होते हैं। इन्हीं अघुलनशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों के कारण झाग का निर्माण होता है, जैसे कि आप रिएक्शन बता रखा है। अगला है, यदि आप लिटमस पत्र से साबुन की जांच करें तो आप परीक्षण क्या देखेंगे? तो साबुन का विलयन क्षारीय होता है अतः लाल लिटमस नीला हो जाएगा। 12 नंबर, हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? हाइड्रोजनीकरण द्वि या त्रिआबंध युक्त और संतृप्त कार्बन यौगिक हाइड्रोजन से योग करके संतृप्त यौगिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। उद्योग में हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया का उपयोग वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर हमने रिएक्शन बताया गया। अगला प्रश्न है, दिए गए हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर एग्जाम्पल है, में किसके संकलन अभिक्रिया होती है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में संकलन अभिक्रिया होती है C3H6 एवं C2H2 और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है अतः इनमें संकलन अभिक्रिया होगी। अगला प्रश्न है, मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझाने के लिए एक परीक्षण बताइए। मक्खन तथा खाना बनाने वाले तेल के बीच ब्रोमीन जल की सहायता से अंतर किया जा सकता है। खाना बनाने वाला तेल असंतृप्त यानी हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देता है, परंतु मक्खन ब्रोमीन जल को रंगहीन नहीं करता है। अगला प्रश्न है, साबुन की सफाई की क्रियाविधि समझाएं। साबुन का अणु में 2 भाग होते हैं। इसका आंसर जगह साबुन का अणु में 2 भाग होता है। पहला होता है ध्रुवीय भाग, दूसरा होता है अध्रुवीय भाग। तो ध्रुवीय भाग में CONA+ होता है और ध्रुवीय भाग में 15 से 17 कार्बन परमाणु से बना हाइड्रोकार्बन होता है। साबुन का हाइड्रोकार्बन वाला और ध्रुवीय भाग जल विरोधी होता है तथा कपड़ों में लगी मैल साबुन के अणु के इस भाग से चिपक जाती है, जबकि इसका ध्रुवीय भाग CONA जलरागी होता है तथा जल के अणुओं से चिपक जाता है। जब साबुन को जल में घोला जाता है तो यह मिसेल का निर्माण करता है। मिसेल में साबुन के अणु एक वृत्त के आकार में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनका हाइड्रोकार्बन वाला भाग केंद्र की तरफ एवं ध्रुवीय भाग बाहर की ओर होता है। मैल तथा ग्रीस के कण इस मिसेल के अंदर आ जाते तथा कपड़ों के अलग कर दिए जाते हैं। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन आंसर और जो भी है इसका नोट्स। तो हम लोग फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।